हेलो फ्रेंड्स, आरबिट बात में आप लोग का स्वागत है। कल 230 तक कर लिए थे, आज 231 से करेंगे। जो 1000 जीके के जो सीरीज चला रहे हैं उसका जो 230 क्वेश्चन है कल कर लिए थे। ठीक है, आज क्या करेंगे, 231 से करेंगे। तो 231 से आप लोग देखिए, और पिछला जितना क्लास लिए हैं, हमने 6 क्लास लिए हैं, उसको पूरा देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सेव कर दिए हैं और इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो जाकर देख लीजिएगा। 231 क्या कहता है? 231 कहता है दोस्तों कि 231 कहता है कि भारत का जो संविधान है वो राज्यसभा के जो सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश है। मतलब राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कौन से देश से लिया गया है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया है वो कौन से देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कौन से देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और क्या क्या दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? एक महत्वपूर्ण चीज़ लिया गया है, जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दो चीज़ याद रखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 232 कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान। तो राज्यपाल का सीधे सीधे नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा, एक कहाँ से लिया गया है? मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो याद रखिएगा, राज्यपाल का नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? और कनाडा से दो चीज़ लिया गया है। क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उनका केंद्र में निहित होना तथा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना तथा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 233। 233 क्या कहता है दोस्तों? 233 कहता है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं, क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। जो भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो और क्या क्या लिया गया है? और क्या क्या लिया गया है उसको भी देख लेते हैं। क्या लिया गया है? और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना। जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से उन्हें हटाया जाना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 क्या कहता है दोस्तों? कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? सीधे मतलब है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या ली गई है वो भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? पहला तो समवर्ती सूची लिया ही गया है। दूसरा क्या लिया गया है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम करने की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और क्या ली गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है ज्वाइंट सेशन, वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 3 चीज़ें याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से: समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 235, क्वेश्चन नंबर 235 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। जो भारतीय संविधान है का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक ऐसा एक्ट है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे बहुत ज़्यादा भारतीय संविधान में लगभग 70% प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो उससे क्या क्या लिया गया है, सबसे बड़ा एकाकी स्रोत भी होगा। अगर 70% 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं तो सबसे बड़ा स्रोत भी हुआ। और क्या क्या लिए गए हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई हैं उसका देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है, पहला संघीय तंत्र लिया गया है। दूसरा, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से। न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, 1935 अधिनियम से। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। और आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो 1935 के अधिनियम से। तो 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा संघीय स्रोत है। और क्या क्या लिया गया है, तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। क्वेश्चन नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 236 क्या कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी भाग 4 में है। डीपीएसपी कहाँ है, भाग 4 में है। तो डीपीएसपी किस संविधान से प्राप्त हुई है, मतलब डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिया गया है। सीधा का कहने का मतलब है कि मूल जो नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। और क्या लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो कहाँ से लिए गए हैं, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो क्या पढ़े थे, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो पढ़ लिए। जो डीपीएसपी है भाग 4 है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये 3 चीज़ याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 237 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 237 कहता है कि भारत के संविधान में विधि का शासन, जो विधि का शासन संबंधित प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड यानी यूके, ठीक है। तो यूके इंग्लैंड से क्या लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। तो और क्या क्या लिया गया है, जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान मतलब यूके इंग्लैंड का संविधान से और क्या क्या लिया गया है। पहला तो विधि का शासन लिया गया है, आगे क्या क्या लिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो ब्रिटिश संविधान का हमारे जो संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा ही हमारा संविधान का निर्माण करवाया गया है, मतलब उनके सहयोग से। तो क्या हुआ कि अन्य प्रधान क्या क्या लिए गए हैं, पहला संसदीय शासन लिया गया है, दूसरा विधि का शासन लिया गया है, तीसरा विधायी प्रक्रिया लिया गया है, चौथा एकल नागरिकता लिया गया है, पांचवा मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, और छठवां क्या लिया गया है, परमाधिकार लेख, और सातवां क्या लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। तो क्या क्या लिया गया है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। संसदीय शासन कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। विधि का शासन यूके से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 238 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है
कि किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, मतलब कौन भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है, या किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। एक क्वेश्चन के अनुसार, इसका उत्तर के अनुसार ही क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो 238 का देखते हैं ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन 238 का ऑप्शन है कि पहला है मूल कर्तव्य, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी है उद्देशिका और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, उद्देशिका। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो आर्टिकल 32 को क्या कहे थे, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो ऐसे पूछे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, उसे ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। और क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 क्या कहता है, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी गई है। तो संविधान की आत्मा कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है, तो किसे दी जाती है, प्रस्तावना को। किसे दी जाती है, प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसे एन पालकीवाला ने क्या कहा था, प्रस्तावना को क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, संविधान प्रस्तावना को, तो कौन कहा था, पालकीवाला ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 240 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है, तो सामाजिक न्याय। क्या है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय प्रस्तावना में हैं, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखना, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 241 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 241 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 241 कहता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की जो सर्वोच्चता है निहित है, ठीक है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की जो शासन की सर्वसत्ता वो किस में निहित है, तो किस में निहित है, जनता में निहित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग, तो भारत के लोगों के द्वारा ही भारत की जो संपूर्ण सर्वोच्चता है वो उसमें निहित है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 242 क्या है। क्वेश्चन नंबर 242 है कि उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, का आदर्श कहाँ से प्रेरित है। जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है वो कहाँ से प्रेरित है, तो कहाँ से प्रेरित है, रूसी क्रांति से। जब रूसी क्रांति हुई थी तो उससे प्रेरित होकर उद्देशिका में क्या किया गया है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय लिख दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 242 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 243 और रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। रूस की क्रांति 1917 में, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 243 क्या है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन देना चाहिए था कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। इसके तहत बहुत बड़े 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा एक संशोधन है। इसे
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द, ठीक है। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था कहाँ? प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन। तो समाजवाद कहाँ से जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 244 दोस्तों, ये जो व्याख्या दिया है, जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा हम उसकी व्याख्या यहाँ से पढ़कर बता देंगे। बाकी जो हमें इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको हम बता देते हैं आपको। तो 244 क्या है? 244 निम्नलिखित में से किस वाद में, किस वाद मतलब किस केस में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो 2-3 केस बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उन सब में क्या कहा कि किस संविधान में, जो संविधान में सुप्रीम कोर्ट है, संविधान उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना है। तो किस में नहीं माना है? बेरुबारी में। बेरुबारी 1960 में, बेरुबारी का केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। उसमें उच्चतम न्यायालय बोल दिया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारतीवाद 1970 में, शायद 73 में आया था। तो उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि संविधान प्रस्तावना का अंग है। खुद अपने बातों से सुप्रीम कोर्ट पलट गया। उसने बोला कि क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, उसमें मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बेरुबारी में नहीं माना, केशवानंद भारती केस में मान गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 245 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 245 कहता है कि भारत के संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित कब किया गया? तो भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। उसी दिन उसे अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित भी कर दिया गया था। लेकिन लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246, क्वेश्चन नंबर 246 क्या कहता है कि भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है, मतलब गणराज्य का मतलब पूछ रहा है। तो गणराज्य का मतलब क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका मतलब है गणराज्य। वंशानुगत का मतलब क्या हो गया? जैसे कि राजा रजवाड़ों का शासन नहीं है भारत में, इसलिए गणराज्य मतलब लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है। तो लोगों का सर्वे सत्ता यहाँ के क्या होते हैं? लोग होते हैं, इसलिए क्या कहा गया है? भारत एक गणराज्य है, यानी यहाँ राजा का शासन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 247 क्या कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। तो क्या दिया गया है? भारत का जब आप संविधान में जो उद्देशिका, पहला चैप्टर में जो पहले उद्देशिका लिखा गया है, अगर उसको पढ़ेंगे तो ये सब जो शब्दावली इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करके दिया है, इसको आप समझ पाएंगे। तो पूछ रहा है इसमें जो शब्द दिए गए हैं, जैसे विचार दिया गया है, अभिव्यक्ति दिया गया है, विश्वास दिया गया है, उपासना, धर्म, इसमें पूछ रहा है जो लिखी गई है उसमें लाइन में सबसे पहले कौन आया है, उसके अनुसार इसको सम्मिलित करना है, मतलब बैठाना है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। पहले विचार आया है, फिर अभिव्यक्ति आया है, फिर विश्वास आया है, फिर धर्म आया है, फिर क्या है? उपासना आया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। 247, अब 248, 248 क्या कहता है दोस्तों कि भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। जो भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो कौन राज्य था? सिक्किम। सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है जिसे भारत ने सह राज्य बनाया था। कब? 1935 में। 35वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 1974 के द्वारा, सॉरी दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन करके 1974
1935वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में। उसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बना दिया गया। और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत जो सिक्किम राज्य है उसे भारत पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और उसे 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। इतना याद रखना कि जो सिक्किम है उसे सह राज्य के रूप में भारत के द्वारा दिया गया। कौन है? सिक्किम। कब दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में उसे सह राज्य बना दिया गया। और 36वां संविधान अगले साल ही करके 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 249 क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग चल रहा था, मतलब राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था, उसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी होगा, फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ठीक है। इसमें इस आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? जो अध्यक्ष के रूप में थे तो फजल अली थे, फिर एक थे HN कुंजरू और एक थे MK पनिक्कर। कौन थे? MK पनिक्कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 250 कहता है कि भाषाई प्रांत समिति, जिसे कहते हैं JBP समिति, में कौन शामिल नहीं है? तो JBP में कौन शामिल नहीं है? तो इसको इससे ही देख लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू और बी से क्या हो जाता है? JB कृपलानी। बी से ब हो गया ना। बी से क्या हो गया? वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। और पी से क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया। क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया। तो ज से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो 3 लोग थे, बाकी JB कृपलानी जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। JB कृपलानी भाषाई प्रांत समिति, जो JPP समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष नहीं थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सीतारमैया भी थे। कब गठन किया गया था इस समिति का? तो 1948 में, दिसंबर 1948 में इसका गठन कर दिया गया था। क्यों किया गया था? तो राज्यों की पुनर्गठन के मांग को देखते हुए इस आयोग का गठन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 251 कहता है कि भारत में एक नया राज्य, जो भारत है उसमें एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए क्या अनिवार्य है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिंपल कह रहा है कि जो भारत में एक नया राज्य को अगर शामिल करना है तो उसके लिए विधेयक को पारित करने के लिए क्या अनिवार्य है? कौन से बहुमत द्वारा हम उसे पारित करा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा क्या करा सकते हैं? इस विधेयक को पारित करा सकते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक होता है कि जो संसद चल रहा है उसमें उपस्थित, ठीक है, उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधे का मत जो होता है उसे क्या कहते हैं? साधारण मत। तो उसके द्वारा पास करा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारत में एक नया राज्य का सृजन किया जा सकता है। तो साधारण मत प्राप्त करना बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर 252। क्वेश्चन नंबर 252 क्या कहता है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य की सीमा, मतलब एक विद्यमान है पहले से, राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्या क्या है? मतलब एक पहले से जो राज्य विद्यमान है उसके सीमा में परिवर्तन कर, जैसे तेलंगाना को 2014 में अलग राज्य बना दिया गया हैदराबाद से, तो उसी तरह बोल रहा है कि पहले हैदराबाद क्या था? पहले स्थित था। ठीक है। तो एक विद्यमान राज्य को परिवर्तित कर एक नया राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। कितने?
तीन उपकरणों की, वो कौन कौन है? ऑप्शन नंबर डी है कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। इन तीनों की सहमति होगा तभी उस राज्य का बंटवारा हो सकेगा। सीधा सीधा समझ में लग लो कि उस राज्य का सीमा में परिवर्तन हो सकेगा। कौन कौन? राष्ट्रपति, संसद से विधेयक पास होगा, विधानमंडल के लिखित अथवा पर संसद में विधेयक पास होगा और राष्ट्रपति उसे पास करेंगे। तो कौन कौन हुआ? विधानमंडल, उस राज्य का विधानमंडल, संसद और राष्ट्रपति। ठीक है, ये सब मिलकर क्या करेंगे? उस राज्य के सीमा में परिवर्तन कर देंगे। एक किस अनुच्छेद में लिखा गया है? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 3 में देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 3 में क्या क्या लिखा गया है कि पहला क्या लिखा गया है अनुच्छेद 3 के अनुसार कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, और दूसरा लिखा गया है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। कौन? संसद। और तीसरा लिखा गया है किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकेगी। और क्या लिखा गया है? किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकेगी। पांचवा में लिखा गया है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये अनुच्छेद 3 में लिखा गया है, किसके लिए? संसद के लिए लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 253। क्वेश्चन नंबर 253 क्या कहता है कि असुमेलित कीजिए। क्या करिए? असुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्या करना है? असुमेलित, मतलब असुमेलित कौन है? असुमेलित कौन है? तो गुजरात का जो गठन दिया गया है, तो गुजरात का गठन 1956 में नहीं हुआ था। बाकी हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था और छत्तीसगढ़ का 2000 में हुआ था। हरियाणा का कितने में हुआ था? 1966 में। और राज्यों का देख लो, गुजरात का कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। गुजरात का 1960 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का 2000 में हुआ था। और हरियाणा का क्या हुआ था? 1966 में। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कुछ और देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं 15वां, मतलब जो यहाँ देखिए, पूरा देख लेते हैं कि राज्य जो पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 फजल अली आयोग आया था, तो उन्होंने अपना रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को दिया था। ठीक है, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया था। क्या? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 1 नवंबर 1956 को। फिर उसके बाद 14वां राज्य तो बन गया, फिर क्या बनेगा दोस्तों? 15वां राज्य। 15वां राज्य कौन है? 15वां राज्य गुजरात था। 15वां राज्य गुजरात था, 1960 में बना। 16वां नागालैंड 1963 में। 17वां हरियाणा 1966 में। 18वां हिमाचल प्रदेश 1971 में। 1972 में 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 याद करेंगे, 3 राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, फिर 1975 में कौन बना? सिक्किम। 1975 में सिक्किम। 35वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम बना। मिजोरम 1987 में। 1987 में भी 3 बने हैं। 1987 में भी 3 बने हैं। कौन कौन हो? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसको भी याद रखना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में बने हैं। 2000 में भी 3 बने हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तेलंगाना लास्ट में बना 2014 में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में। तेलंगाना सबसे नया राज्य 2014 में बना। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी अमरावती। क्वेश्चन नंबर 254, संविधान के अनुसार किसी नए राज्य का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, नाम बदलना या सीमा में परिवर्तन करना आदि शक्ति है। किसकी शक्ति है? किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर देना, नए राज्य का निर्माण कर देना, उसका नाम बदल देना, एक किसके पास है शक्ति है? क्या केंद्र सरकार के पास शक्ति है? बिल्कुल नहीं। किसके पास है?
संसद के पास है। किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 255 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 255 कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये सबको मालूम है कि सर्वप्रथम किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। और सबसे बाद में भी टूटा यहीं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। सबसे पहले सबसे बाद में, इसी को याद रखो। सबसे पहले इसका गठन हुआ, सबसे बाद में इससे टूटकर तेलंगाना 2014 में। इसका कब हुआ? 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 में गठन हुआ था। क्यों हुआ था? कौन आंदोलन कर रहा था? एक था पोट्टी श्री रामुलु, जो आंध्र प्रदेश के राज्य के निर्माण के लिए क्या किया? अनशन किया। और 60 दिनों के बाद उसके क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिससे हिंसा बहुत तेज भड़क उठी और सरकार ने भाषाई आधार पर नए राज्य का निर्माण कर दिया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्यों में निर्माण होने वाला भाषाई आधार पर पहला राज्य है। ठीक है। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 256 क्या बोल रहा है कि फजल अली आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ भैया? 1953 में। 1953 में ही किसका गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। तो 1953 में ही किसका हो गया? फजल अली आयोग का पुनर्गठन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 257। क्वेश्चन नंबर 257 क्या कहता है दोस्तों? कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश को कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था? जो 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में, उस समय संपूर्ण देश कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त था? तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त था। उसके बाद नए नए राज्यों का गठन हुआ। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हमारे भारतीय संविधान में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसे याद रखना। 258 देखते हैं क्या कह रहा है 258 दोस्तों? कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या बोल रहा है? कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। मतलब जो राज्य, मतलब इसका कहने का राज्य का मतलब क्या हो गया? केंद्र हो गया। जो नियम विधि कानून है उसके विरुद्ध जो नागरिकों के दावे हैं वो मौलिक अधिकार में लिखा गया है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन नंबर 259 क्या कहता है दोस्तों? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? उन्मूलन मतलब जन्म नहीं देना होता है। उन्मूलन का मतलब होता है अंत। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आप अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में किसका अंत है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में किसका अंत है? छुआछूत का। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। और छुआछूत का अंत अनुच्छेद 18 में। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, छुआछूत का अंत भी, उपाधियों का अंत भी 18 में ही है। ठीक है। और छुआछूत का अंत भी किसमें है? अनुच्छेद 18 में। क्वेश्चन नंबर 260 क्या कहता है? कि भारतीय संविधान जो है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है,
मूल अधिकारों का, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो किसे समझा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक? तो किसे कहा समझा जाता है? न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यायपालिका को क्या समझा जाता है? न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा। जितने भी कोर्ट होते हैं वो किस में आते हैं? न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में कोर्ट आ गए, ठीक है। तो वो सबको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक, ठीक है। बस सीधा याद रखना, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका में कौन कौन आता है? कोर्ट आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है? मूल अधिकारों का यदि हनन हो जाए किसी व्यक्ति के या किसी नागरिक, यहाँ देखिए दिया है व्याख्या में कि यदि अनुच्छेद 32 के तहत यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 261 क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वायत्त का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वायत्त का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद के। ऑप्शन नंबर डी, मानववाद के अधीन नहीं है। बाकी सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। वो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के अधीन है, ठीक है, मानववाद के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 262। क्वेश्चन नंबर 262 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान का मूल अधिकार है उससे किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान 20-21 जो मूल अधिकार के अनुच्छेद 20-21 हैं उनको छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार को का क्या हो जाता है? मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। तो किसके द्वारा? आपातकाल के द्वारा। दोस्तों अगर आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं अगर वो आपको नहीं आता है तो सबसे अच्छी बात है। क्यों सबसे अच्छी बात है? क्योंकि अगर आपको वो चीज़ आता रहेगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर नया चीज़ मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नया चीज़ जहाँ मिले, जो क्वेश्चन नया है उसी को बार बार देखो, क्योंकि प्रश्न में वही आते हैं जो हमको नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 262 तक आज किए हैं। अब अगला 263 अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।